जिंदगी खुद अपनी मेहमान सरफरोशी की तमन्ना मौत। हेलो डियर फ्यूचर सोल्जर्स, मैं डॉक्टर सौरभ द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं सिविल डिफेंस एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर और रेडियो एक्टिविटी, मैं ये दोनों पार्ट अलग अलग ही आपको दूंगा क्योंकि ये दोनों कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं इससे एक सवाल फिक्स ही रहता है। हर एक सवाल क्या कह सकते हो, दो सवाल यहाँ से फिक्स रहते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में आपको रेडियो एक्टिविटी की दूंगा, ठीक है। चलो एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एटम। यार हमने लास्ट में बेसिक केमिस्ट्री में यही पढ़ा है कि एटम क्या होते हैं। देखो, कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट पार्ट, जैसे आपके पास अगर कोई एक कागज़ का टुकड़ा है तो आप तब तक फाड़ते रहो या उसे काटते रहो या तोड़ते रहो जब तक वो एक ऐसे पार्ट में ना हो पाए जहाँ से वो डिवाइड ना हो सके। जैसे यार मिक्सी में आप एक कोई भी नमक या किसी भी चीनी का एक पाउडर बनाते हो तो वो पाउडर पाउडर के फॉर्म में होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहते हो ये बड़ा फाइन सा पाउडर है, इससे ज़्यादा और पीस सकते, नहीं पीस पाओगे आप। तो वहाँ पे एक किसी चीज़ को तोड़ो और जहाँ पे आप टूटना बंद हो जाए, डेट इज़ द एटम, ठीक है। और जैसे आप में जो नॉर्मली एग्जिस्टेंस होती है किसी एटम की फ्री फॉर्म में नहीं होती है नेचर में, ठीक है। जैसे आप में यहाँ पे सोडियम एटम लिखा है, पोटेशियम लिखा है, कैल्शियम लिखा है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन एटम। तो तीन तरह के हैं। आप अगर बात करो तो फंडामेंटल पार्टिकल्स की अगर बात करें या सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें तो डेट इज थ्री टाइप्स: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। मे बी आप दिख रहा होगा आपको, डेट इज द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब यार एक एक की स्टडी करते हैं, ठीक है, शॉर्ट में करना है इसीलिए थोड़ा सा जल्दी करते हैं। जो लाइन कहूँगा वही लाइन आप याद रखेंगे, अदरवाइज आप काट देंगे। सबसे पहले आप इसमें दूसरा नाम काट देंगे, स्टोनी का। आपको बस यही याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जे थॉमसन ने। अब देखना है इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछा जाता है, ठीक है। तो चार्ज दो तरह से है, एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट। रिलेटिव जो होता है वो आपको एम्यू जो यूनिट आपको लिखी होती है एक्चुअली में कार्बन के रिस्पेक्ट में किया जाता है। 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन से रिस्पेक्ट में लिया जाता है, ठीक है। तो उसमें आप ज़्यादा आप बात मत करो। देखो यहाँ पे आप रिलेटिव चार्ज एमयू में लिखा है, यूनिट, ये दोनों एक ही चीज़ होती है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपको ज़्यादातर एब्सोल्यूट चार्ज याद रखना है और वही वो आता है, ठीक है। सॉरी, एक मिसकॉन्सेप्ट हो गया था, ये यूनिट और एमयू वाला मैं सोचा वो प्रोटॉन है, ठीक है। एक यूनिट है और एमयू तो है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। आगे देखना, इसमें रिलेटिव चार्ज आपको ये याद रखना है कि ये जो होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये माइनस लगाना क्यों ज़रूरी है? माइनस लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यार ये सेम चार्ज होता है प्रोटॉन का। तो अगर किसी बच्चे से पूछे भाई कि एक ही याद कर लो आप और आपके एग्ज़ाम में आ जाए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 पहला ऑप्शन मिले और आप इतनी जहमत ना उठाओ कि ऑप्शन डी तक जाओ और ऑप्शन डी में -1.6 दिया हो तो -1.6 ही सही होगा, ठीक है। क्योंकि सेम चार्ज होता है किसका, प्रोटॉन का। अभी हम देखेंगे। अब बात आती है सर ये ईएसयू क्या है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होती है, ठीक है। ये भी याद कर लो, आ सकता है। मास में जो आपको पॉइंट याद करना है वो पॉइंट याद करना है 1.9.1 10⁻28। ये बेटा ग्राम में है। कई बच्चे कह रहे होंगे नहीं हमें 31 याद है, तो वो किलोग्राम में होता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, ये चार्ज बाई मास ये क्या है? ये चार्ज बाई मास, मैं क्लास में इसको डिटेल में पढ़ाता हूँ। ये चार्ज बाई मास जो होता है डेट इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सॉरी जो भी जिसका भी आपको स्पेसिफिक चार्ज निकालना हो, चार्ज बाई मास लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, स्पेसिफिक चार्ज कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन को भी बताता है। आईआईटी लेवल पे ये क्वेश्चन बनता है। चार ऑप्शन दे देंगे और उसमें पूछेंगे किसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो स्पेसिफिक चार्ज से आप डिफ्लेक्शन भी बता सकते हो। अब ये स्पेसिफिक चार्ज जो आया वो कैसे आया? ये आपने इसका मास रखा, ठीक है, आपने मास रखा और इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा।
चार्ज बाई मास, ये कैलकुलेट करोगे तो ये इतना आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस में होता है चार्ज इसलिए -1.7 लिखा हुआ है। अब आगे एक चीज़ देखना कि जो इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन हुआ था वो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से हुआ था। एक्चुअली में दो तरह के हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। जो आप कैथोड की बात करते हो तो कैथोड एक निगेटिव प्लेट होती है, या निगेटिव एक राड समझ लो, क्षण समझ लो। जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल क्रिएट किया गया तो हुआ क्या, ऐसे ही समझ लो, मैं सी लिख दे रहा हूँ और ए लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये एनोड है ये कैथोड। तो हुआ क्या, यहाँ से कुछ एनोड की तरफ गया, ठीक है। तो अब बताइए कैथोड कैसा है बेटा, निगेटिव है, एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अगर कोई चीज़ कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है तो इन जो डॉटेड यानी जो पॉइंट्स दिख रहे हैं उसका नेचर क्या होगा। आप ये क्या कहते हो, अपोजिट नेचर ही तो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो जाहिर सी बात है ये निगेटिव रहे होंगे और इसी कारण वो इसके प्रोटॉन की एनोड की तरफ बढ़े होंगे। अरे यार ये सिंपल सी बात है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हम कैथोड रेज भी कहते हैं क्योंकि वो कैथोड से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज़ आपको मैं बहुत क्लियर कर दूं, और क्लासरूम में भी बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हुआ है गोल्डस्टीन से, ये आप लाइन ही काट दीजिएगा। और डिस्कवरर का नाम याद रखिएगा आप, रदरफोर्ड, ठीक है। अब इसके चार्ज एकदम इक्वल होता है किसके, अगर अच्छा आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज में क्या कोई सिमिलरिटी है, देन यू से कि हाँ सर, मैग्नीट्यूड अगर लोगे तो मैग्नीट्यूड में हम केवल नंबर्स को काउंट करते हैं, प्लस माइनस नहीं देखते हैं। लिखो बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये प्लस में होता है क्योंकि अब प्रोटॉन जो होता है ना वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसका जो मास है, एब्सोलूट मास याद रखना है 1.673 10⁻⁻24 ग्राम, नियर अबाउट ये न्यूट्रॉन के बराबर में होता है, ठीक है। आगे का लेक्चर देखते हैं, एक मिनट। अगेन हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है और वो पॉइंट है क्या, स्पेसिफिक चार्ज। क्या सर स्पेसिफिक चार्ज इसका भी आ सकता है, तो यस स्पेसिफिक चार्ज इसका भी आ सकता है, प्रोटॉन अपान मास, ठीक है, सॉरी चार्ज अपान मास, यही हो जाएगा स्पेसिफिक चार्ज, इसका भी काउंट है। ये एनोड रेज एक्सपेरिमेंट वही मैंने बताया, ये एक्चुअली में ये हुआ था, एक डिस्चार्ज ट्यूब थी उसमें कैथोड और एनोड के प्लेट थे, ठीक है। थोड़ा हम स्पीड में करेंगे क्योंकि ये क्रैक्स कोर्स है। तो ज़रा सा हमें देखते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन में एक सवाल आया है आईआईटी का कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इतनी लेट क्यों हुई। तो भाई न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, अच्छा ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं डिफ्लेक्ट कर सकता है ना मैग्नेटिक का। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करूँ बेटे तो एक प्लस और माइनस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ से गुजारूँ तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और ऐसे प्रोटॉन को भेजूँ तो ये निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ही हटा दूँ तो स्ट्रेट लाइन में चले जाएंगे, यस स्ट्रेट लाइन में चले जाएंगे क्योंकि उनके पास कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करोगे प्लस माइनस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हटा लोगे प्लस माइनस हट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या होता है, तो भाई वहाँ भी एक साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है, वो भी देखना, दोनों पोल जब अपोजिट होते हैं तभी वो चुम्बक चट से चिपकता है, अदरवाइज क्या होता है वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते चलते हैं, ठीक है। आगे देख लेना न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है उसका चार्ज अगर पूछ लिया जाए तो न्यूट्रॉन वर्ड कहीं ना कहीं न्यूट्रल से ही कहीं ना कहीं डिराइव है, कहीं ना कहीं उसी से रिलेट है, इसीलिए इसे न्यूट्रॉन भी कहते हैं। चैडविक साहब ने खोजा था, हुआ क्या था, इन्होंने बेरिलियम लिया था, उसमें अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट कराई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट इज़ द अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, एनीवन आंसर। देखो दो चीज़ है, जब He+2 हो जाए, जब He+2 हो जाए, एक बार आपके एग्ज़ाम में He+ आया है, क्या He+ अल्फ़ा पार्टिकल होगा, नहीं होगा, He+2 अल्फ़ा पार्टिकल होता है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अल्फ़ा पार्टिकल के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अभी मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना बताऊंगा तो आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। आगे आ जाइए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अब एक चीज़ बताइए, एटॉमिक नंबर पे एक सिंपल सी बात लिख दी गई है और उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अमूमन थोड़ी सी जो किताबें होती हैं वो क्या करती हैं, वो कोई कंसेप्ट डेवलप नहीं हो पाता तो वो जो भी प्रिंटेड मैटर होता है छाप देते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे कर दिया।
इन्होंने एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया, ठीक बात है। इन्होंने कहा जेड इजकल टू पी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। एक सवाल आपसे, एक सवाल, ठीक है, एक सवाल, एन ए में कितने इलेक्ट्रॉन? आप कहोगे 11। प्रोटॉन कितने? 11। एटॉमिक नंबर 11। इनके भाई साहब का सवाल सही हो गया, यानी जो ये कॉन्सेप्ट लिख रहे थे यहाँ लग गया। भैया एन ए प्लस में बताओ ज़रा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन कितने? 10। प्रोटॉन कितने? 11। जेड कितना? 11। कभी भी याद रखिएगा एक चीज़ आप अच्छे से, जब भी आपको कभी एटॉमिक नंबर पूछे तो आप कहिए प्रोटॉन के बराबर होते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन के बराबर कहना है तो याद रखिएगा न्यूट्रल एटम, चार्ज नहीं होना चाहिए। आप में सवाल आ चुका है। टर्म्स कंडीशन होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, ऐसे नहीं है कि सब में बराबर कर दोगे। आ जाओ एटॉमिक मास पे, सॉरी मास नंबर पे, ठीक है, या एटॉमिक मास भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पी प्लस एन लिखा है, पी की जगह हम कई बार जेड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप जेड का यूज़ करोगे, अब देखना है मैंने कहा कि यहाँ पे ए इजकल टू पी प्लस एन है, पी की जगह आप जेड का यूज कर सकते हो। अबे यार अभी ऊपर समझ के आए हैं कि भैया जो जेड है वो किसके बराबर है? पी। कब? हमेशा और हमेशा, कोई उसका दूसरा बात है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन पे मत जाओ, प्रोटॉन से देखो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक सोडियम दिया है, सोडियम में कितने प्रोटॉन हैं? भाई Na प्लस तो है नहीं, Na है, तो प्रोटॉन की संख्या हो गई 11, ठीक है। अब ज़रा इसमें इलेक्ट्रॉन और इसमें आपसे किसके नंबर पूछे हैं, ज़रा सबके नंबर देख लेते हैं। तो ये सोडियम आपको दिया हुआ है 11 और 23 का। हाँ एक चीज़ और, नोटेशन में एक चीज़ याद रखिएगा, नीचे बॉटम पे ही जेड होता है और सर पे ए होता है हमेशा। तो ये इजकल टू क्या होगा? पी प्लस एन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा है, ए आपको 23 दिया गया है, प्रोटॉन की संख्या 11, यानी वही एटॉमिक नंबर 11। अब 23 से 11 घटा दो। सिंपल सी एक बात याद रखना, जब भी आपसे न्यूट्रॉन का नंबर पूछे, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ठीक है, ऊपर वाले से नीचे वाले संख्या को घटा देना, ठीक। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर यहाँ पे आप बात करो तो 11 तो हो जाएगी, बट अगर ये प्लस कर देता तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती? 10, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, आइसोटोप्स, आइसोबार, कई बार आपसे पूछा गया है और जर्नल सा बात है, जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको। जिसका सेम इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स होते हैं, डिफरेंट मास नंबर होता है, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका जो है आइसोबार से मैं बता सकता हूँ आपको। आइसोबार का मतलब हुआ बाल, आइसो बाल याद रख लो। आइसो बाल, बाल आपके कहाँ होता है? सर पे। मैंने कहा सर पे कौन सा नंबर रखा जाता है? वो रखा जाता है मास नंबर, यानी एटॉमिक मास। यानी जिसका एटॉमिक मास सेम हो, बाल वाला सेम हो, ऊपर वाला हेड सेम हो, वो क्या हो जाएंगे? आइसोबार। दूसरा वाला अपने आप आइसोटोप हो जाएगा। जरी सी ये आइसोटोन, आइसोटोन जो है इसका दूसरा नाम होता है आइसोन्यूट्रॉन, बट ये नाम आपको दिया नहीं जाता। ये इसलिए नहीं दिया जाता, आइसोटोन आप खोजते रहो क्या है, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। अब देखो न्यूट्रॉन का नंबर निकालने में मैंने क्या सिखाया आपको? मैंने ये कहा कि भाई ऐसा करो, ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा दो, ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा दो, ऊपर से नीचे घटा दो, सब में घटा के देख लो। अब भाई 14 में से 6 घटा लो, कितना आ जाएगा? 4 उधर 4 उधर, 8। अब 15 में से 7 घटा लो 8, 16 में से 8 घटा लो 8। तो वही तो कह रहा हूँ, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। इससे आइसो मतलब ही होता है सेम यार, ठीक है। अच्छा हाँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आया गया है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स से आप में सवाल पूछे जा चुके हैं भाई, यही सीरीज उठा के दी थी डिफेंस में। अभी कौन सा? अप्रैल वाले में भाई, 2019 एनडीए फर्स्ट में यही सवाल दिया गया था। इसमें रेडियस पूछा था। अभी मैं पीरियोडिक टेबल में बता दूंगा, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंडीशन हो तो रेडियस इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाता है जेड, यानी एटॉमिक नंबर के, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हुआ कि जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जे थॉमसन मॉडल वाटरमेलन कह के ख़त्म कर लो, ठीक है। जे थॉमसन का मॉडल, इसे हम क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। इसमें हुआ क्या था ये देख लो भाई, हम बता दे रहे हैं। ये वाटरमेलन है, ठीक है, ये सीड धंसा हुआ है। तो वाटरमेलन जब काटते हो तो रेड पोर्शन होता है, उस पोर्शन में सीड्स होती हैं ब्लैक ब्लैक सी, ठीक है। तो इन्होंने कहा एटम जो है वो रेड, जो एटम है पॉजिटिवली चार्ज है वो रेड पोर्शन है, उसके बीच बीच में निगेटिव चार्ज भरे हुए हैं।
रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ही कुछ पढ़ा लिखा बात किया है। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग, ठीक है। इन्होंने सोर्स लिया था अल्फ़ा पार्टिकल का,